हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी का अभी बहुत सारी क्वेरीज मैसेज वगैरह कर रहे हैं आप लोग। वैसे तो हम इसको 2-3 बार पिछले एक वीक में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी पता नहीं किस बात का कंफ्यूजन है। चलो इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे। कुछ लोग हैं जो बीएड का एग्जाम को लेके कंफ्यूजन है, सुप्रीम कोर्ट वाला, कुछ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है सुनवाई उसको लेके कंफ्यूज है। सभी तरह की चीजें चल रही है, इसको हम अच्छे से एक बार और डिस्कस कर लेंगे। और जिनकी भी क्वेरी है या जो भी आप मैसेज कर रहे हैं, आपकी जो भी क्वेरी है उसको डिस्कस कर लेंगे। लेट्स बिगिन। टेस्ट 60 है जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये पिछले 10-11 महीनों से रेगुलर करवा रहे हैं आपको टेस्ट सीरीज। यहाँ पे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है अभी तक, इस नंबर पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और भी कोई क्वेरी है, एग्जाम कब होगा ये मत पूछना, इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप पूछ लेना। बहुत सारे लोग हैं जो किसी और पर्पज से फिर लास्ट में एग्जाम कब होगा वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और डिस्कस कर लेंगे, जो भी जितने भी डाउट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एग्जाम होगा ये। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपके ये इंपॉर्टेंट डेज का पूछ लिया जाता है। पिछली बार उससे पहले जो एग्जाम हुए उनमें किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये विश्व वन्यजीव दिवस है, ये मनाया जाता है मार्च 3 मार्च को मनाया जाता है। देखिए ये अभी चर्चा में इसकी वजह से है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये साइट्स है, इसकी फुल फॉर्म यही है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु जो कन्वेंशन है उससे रिलेटेड है। और अभी रिसेंटली ये मनाया गया है, विश्व वन्यजीव दिवस है। ये हर साल मनाया जाता है, एवरी ईयर 2013 से 2013 से हर साल 3 मार्च को ये मनाया जाता है। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण है ये हमारे देश में एक तो फंडामेंटल राइट है और दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज, दोनों में आता है। ये वन्यजीव संरक्षण भारत में मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। अभी रिसेंटली जो ये 3 मार्च को मनाया है उसकी थीम थी वन्यजीव संरक्षण के लिए सहभागिता। जो एक तरीके से जो ये समुद्री जीवन या महासागर इनमें संरक्षण या जो ट्रेड है उसमें कोऑपरेशन हो, और उसमें जो गतिविधि है संरक्षण गतिविधि उसमें जो भी वित्त पोषण है उस पर फोकस रहे। ये थी इसकी थीम इस बार, सहभागिता। स्वच्छ विकास तंत्र, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को परिभाषित किया गया है। जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है ये स्वच्छ विकास तंत्र है, इसको क्योटो प्रोटोकॉल में परिभाषित किया गया है। जो आईपीसीसी है 2007, उसका जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें ये परिभाषित किया गया है। एक तरीके से जो उत्सर्जन में कमी है उन परियोजनाओं के लिए ये प्रदान करता है, जो प्रमाणिक उत्सर्जन या उनका रिन्यूएबल किया जाता है, जो इकाई उत्पन्न करते हैं उनको, और जिसका उत्सर्जन व्यापार योजनाओं में कारोबार भी किया जाता है, उसके लिए है ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसको पढ़ लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ये प्रोटोकॉल हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, चाहे लास्ट ईयर हो, इस बार भी बहुत सारे टेस्ट में हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड डलहौजी के चूक के सिद्धांत को ये 1857 के महान विद्रोह का कारण बताया था? इनमें से किसने ये जो डलहौजी का ये सिद्धांत था, देखिए इसको कई तरीके से पूछा जाता है। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को एक तो राज्य हड़प नीति के नाम से भी पूछ लिया जाता है, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी पूछा जाता है इसको,
तो ये दो तीन नाम से इसको पूछ लिया जाता है। अभी 1857 में जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है या जो राज्य हड़प नीति है, एक्चुअली क्या था कि भारत के जो राज्य हैं उनके जो उस टाइम शासक थे, चाहे कोई रियासत हो या कोई राज्य हो, उसमें एक भयानक माहौल बना दिया गया था और उससे हिंदुओं में असंतोष पैदा हो गया था। और उसका कारण था कि अगर किसी शासक की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो उनका उत्तराधिकारी है वो एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी हो। प्राकृतिक उत्तराधिकारी मीन्स उसका खुद का ही बेटा हो तो ही वो आगे चलेगा, अदरवाइज है जो उसको हड़प लिया जाता था। डलहौजी उस पे हड़प लेते थे उसको, ये ब्रिटिशर्स, ये डलहौजी के टाइम की बात है। ये है इसकी हड़पने की नीति। तो ऐसे बहुत सारे राज्यों को हड़पा था डलहौजी ने, जो इसको किसने बताया था कि इनमें से एक रीजन भी 1857 के विद्रोह का कारण था? ये स्मिथ ने बताया था। ये इतिहासकार है, इसने बताया था। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय शहरों में से कौन सा सबसे पूर्व की ओर है? देखिए ये इंडियन सिटीज है, आपके एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। और अब तो उम्मीद है आपने सबने कर लिया होगा, क्योंकि बहुत बार लगभग हर टेस्ट में आपको ये बताया है, जब भी आपसे चर्चा हुई है, टेस्ट हुआ है, कि मैप लेके बैठिए, बिना मैप के कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैप से ही होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैप से ही करना सही रहेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो सबसे ईस्टर्न साइड में कौन सा शहर है, ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं। देखिए हाँ, इसका मैप अवेलेबल है, इस मैप में देखेंगे हम। इसमें देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी सिटीज हैं। अगर आपको मैप ज्यादा नहीं तो कम से कम जो कैपिटल हैं उनका तो ध्यान रखिए कि कौन से स्टेट की कैपिटल कहाँ पे है मैप में। देखिए रायपुर है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है ये, छत्तीसगढ़ में है ये रायपुर। रांची है दूसरा है, जो रांची झारखंड में है। पटना है, ये बिहार में है। और भुवनेश्वर ये ओडिशा में है। अब आप मैप देखते हैं अगर, तो आप देखेंगे कि देखिए छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के बाद आप इधर देखेंगे पटना यहाँ है, पटना के जस्ट नीचे थोड़ा सा इधर की साइड यहाँ आपको झारखंड का रांची मिलेगा। और उसके बाद में आपको इधर यहाँ पे भुवनेश्वर ओडिशा मिलेगा। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता है तो भी आप इसको कर सकते हैं कि सबसे ईस्टर्न साइड में भुवनेश्वर है। इन दो में कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन आपने अगर मैप को अच्छे से देखा है तो ये सेकंड नंबर, देन पटना एंड देन रायपुर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी भुवनेश्वर होगा, सबसे ईस्टर्न साइड में। मैप में और देख लेते हैं हम एक बार इसको। देखिए ये रायपुर है, यहां से ये पटना बिहार है, देन ये इधर रांची है एंड देन भुवनेश्वर ओडिशा है। कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो जो रायपुर है, रायपुर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये 81.62 अप्रोक्सीमेट ईस्टर्न। इसके बाद पटना है, आपने सुना होगा 82.5 डिग्री ईस्ट, वो उसकी वो कोऑर्डिनेट्स की बात चल रही है यहाँ पे। जो पूरब और ईस्ट और वेस्ट इसी से पता करते हैं। नॉर्थ साउथ की होती है बात तो फिर 23.5 डिग्री का जिक्र होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पटना के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके पटना के हैं 85.13, रांची के हैं 85.30 एंड देन भुवनेश्वर के अगर बात करें तो ये 85.82 डिग्री ईस्ट। ये कोऑर्डिनेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैप में लोकेशन आपको ध्यान होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बर्न कानून किससे संबंधित है? देखिए अभी गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, उसी को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अभी एक बिल आया है कॉपीराइट को लेके।
कॉपीराइट को लेके बिल आया है कि किसी ओरिजिनल किसी और का है, कॉपी कोई और करके उसको उसमें कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके और उसको वो अपना बना लेता है, जैसे चाइना करता है। तो इस तरीके के लिए कॉपीराइट बिल यहाँ पे भी आ चुका है। इसको बोला जाता है बर्न कानून, जो शुरुआत की थी इसकी, ये कॉपीराइट से रिलेटेड ही है और ये शुरू किया गया था 9 सितंबर को। इस पे साइन हुए थे 1886 में और ये दिसंबर 5 1887 से ये लागू हो गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ये बर्न कानून किससे संबंधित है, ये कॉपीराइट से रिलेटेड है। धीरे धीरे अब कई देशों में लागू किया जा रहा है कॉपीराइट। निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित सूचीबद्ध द्वीपों में से कौन सा ऊपर से नीचे तक की सही व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। ये निकोबार आइलैंड है, इसमें इस तरीके से देखना है तो क्या इनका सीक्वेंस रहेगा। अंडमान निकोबार के हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में है और बंगाल की खाड़ी का भी जो साउथ ईस्टर्न छोर है उसमें ये एक आइलैंड ग्रुप है अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेश है और लगभग जो मेनलैंड है भारत का, इंडियन मेनलैंड, उससे 1400 किलोमीटर दूर है मेनलैंड से। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार के लिए एक डेवलपमेंट विकास परियोजना का प्रस्ताव दिया है, जिसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर हो या ट्रांसशिपमेंट हो, टर्मिनल हो, एयरपोर्ट्स हो या फिर टाउनशिप हो, ये सब का निर्माण किया जाएगा यहाँ पे अंडमान निकोबार में, द्वीप में यहाँ पे, क्योंकि ये इधर ये इस तरीके की चीजें हैं वो अभी डेवलप नहीं हुई है। ये चर्चा में इसीलिए ही है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप जरूर देखिएगा मैप में इसको, ये इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर आएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। सर्वेक्षण शोध निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। सर्वेक्षण शोध क्या है, ये सर्वेक्षण शोध को जो सर्वेक्षण है उनका उपयोग करके ही शोध करने की प्रक्रिया के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। इसमें जो एक तरीके से आंसरेबल है उसको भेजा जाता है, जो उत्तरदाता है उसको भेजते हैं ये। इसमें जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो तब एक सार्थक शोध निष्कर्ष निकालने के लिए उसका जो स्टैटिस्टिक्स के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है। इनका एक एक करके आप सब पढ़िएगा। प्रत्यक्षवाद क्या होता है, प्रत्यक्षवाद भी एक सिद्धांत है जो प्रमाणिक ज्ञान को वैज्ञानिक विधियों जैसे कि अवलोकन प्रयोग हो गया, तार्किक प्रमाण हो गए, उनसे सत्यापित किया जा सकता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में एजीटीजी क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट बेस आए, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से भारत कौन से ग्रुप का मेंबर है या कौन से ग्रुप का नहीं है। उनमें से आपको SCO, G20, ओपेक, आसियान, इस तरीके से कोई वो ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जब स्टेटमेंट बेस करवाए जाते हैं उसका मतलब मकसद ये रहता है कि आपको उस टॉपिक पे मैक्सिमम जानकारी मिले, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, हमारा आंसर सही हो। ओपेक की बात कर लेते हैं। भारत ओपेक के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। ओपेक है, ये दुनिया के जो कच्चे तेल है उनका लगभग 40% प्रोडक्शन करता है और इसके जो सदस्य हैं उनका निर्यात वैश्विक जो ग्लोबल पेट्रोलियम मार्केट है उसका लगभग 60% है। तो ओपेक देश दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है।
इंडिया ओपेक का फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं उनमें से एक नहीं है, क्योंकि ओपेक 1960 में इसको जो फाउंडिंग मेंबर्स थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। अमेरिका ने इसी तेल की वजह से वेनेजुएला की करेंसी को बहुत बुरी लेवल पे ले गया था, क्योंकि सैंक्शन लगा दी थी, वो अमेरिका के हिसाब से तेल नहीं बेच रहा था इसलिए। सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा मिलान सही नहीं है, गलत कौन सा है, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है वो देखना है। रियो समिट, रियो समिट 1992, ये रियो समिट है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस है एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे, वो ही रियो समिट है। और ये कब हुई थी? 1992 में। कहां पे? इसका नाम रियो इसलिए है क्योंकि ये शहर है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ये स्टेटमेंट सही है। बेजल कन्वेंशन है, ये एक कन्वेंशन है, ये किस पे है? जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है, जो एक तरीके से हैजार्डियस वेस्ट है या उनका डिस्पोजल है, जो खतरनाक चीजें हैं या उनका डिस्पोजल है, ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। और ये अडॉप्ट किया था 1989 में, ये बेजल कन्वेंशन अडॉप्ट किया था। और ये कब से लागू हुआ था? 1992 से लागू हुआ था। सो ये इनकरेक्ट है, बाकी दोनों ये भी करेक्ट है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल है, ये किससे रिलेटेड है? ये भी एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी पे। बायोसेफ्टी किस पे? टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और जो नगोया प्रोटोकॉल है, ये भी एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल है, जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए है ये। आपको अभी पिछले टेस्ट में बताया था मैंने एबीएस, जो इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, इससे पहले वाले टेस्ट में क्वेश्चन करवाया है जिसमें एबीएस पे था वो क्वेश्चन, वो इसी से नगोया प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ था और उसका क्वेश्चन का आंसर भी नगोया प्रोटोकॉल ही था। और ये इसकी 2010 में किया था, 2014 से ये इफेक्ट हो गया था, लागू हो गया था। एक क्वेश्चन 100% यहां से पूछा जाता है प्रोटोकॉल का, कई बार दो भी आ जाते हैं। आदि समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही स्टेटमेंट है इनमें से। अभी ये काफी चर्चा में है इसलिए क्वेश्चन करवाया जा रहा है। और एक क्वेश्चन ट्राइब्स का आता है आपके एग्जाम में। देखिए, आदि समुदाय है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आदि समुदाय अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। आदि समुदाय, ऐसा माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की जो आदि जनजाति है, आदि हाफ नहीं, ये आदि, आदि इसका नाम ही आदि समुदाय है। ये आदि जनजाति जो 16वीं सेंचुरी थी, 16वीं शताब्दी, उसमें दक्षिण चीन से आई थी, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ये तिब्बत बोलने वाली भाषा है और यहाँ पे ज्यादातर वो बर्मा आबादी के हैं। दूर सुदूर उत्तर में अरुणाचल के नॉर्थ में पूर्वी सियांग है और जो निचली दिबांग घाटी है उसमें रहते हैं ये लोग ज्यादातर। ये बैंत हो गया, बांस है, इस तरीके की चीजें, या सोलंग की कटाई के लिए भी ये फेमस होते हैं। एक यहाँ पे मनाया जाता है आरान, ये एक फेस्टिवल है जिसमें हंटिंग की जाती है, जिसमें शिकार किया जाता है और सभी इसमें मेल जो कैंडिडेट है वो शिकार के लिए जाते हैं। और ये इनका एक ट्राइब फेस्टिवल होता है आरान, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप, अरुणाचल प्रदेश में। सियांग, यूनिंग, सोलंग और ईरन इसके कुछ प्रमुख त्योहार है, ये सही है। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसने रखा था? किसके पास था ये? फॉरेन अफेयर्स और राष्ट्रमंडल जो संबंध रहेंगे उनका पोर्टफोलियो किन के पास था जब देश आजाद हुआ था? स्वतंत्र भारत में पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
उनके पास ये विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो था। ये अभी काफी जिक्र हुआ है इन चीजों का, इसीलिए क्वेश्चन करवाया गया है आपको। पहले कैबिनेट में जो वैज्ञानिक अनुसंधान था उसका पोर्टफोलियो भी पंडित नेहरू के पास ही था। मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मेथड इन सोशल रिसर्च। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं सभी में पूछा जाता है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में जो बच्चे हैं छोटे अप टू 6 ईयर शायद, उनके लिए है कि आपको एक्टिविटी के साथ पढ़ाई करनी है, एक्टिविटी के साथ सीखना है। क्वेश्चन शायद मैंने पिटारा करके या कोई क्वेश्चन करवाया भी था इससे कि वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो बच्चों को खेल खेल में सीखने से है। ये बुक लिखी गई थी गुड और हैट के द्वारा। दिसंबर 1 1952 को ये बुक लिखी थी, गुडे और हार्ट इसने लिखी थी, गुडे और हैट ने। और इसका उद्देश्य भी यही था इस बुक का कि बच्चों को ज्ञान के साथ साथ जो प्रतिक्रिया कौशल है उसमें भी सुधार होना चाहिए और उसका इंटरलिंक होना चाहिए पढ़ाई का और जो एक्टिविटी है उसका। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ऐसा ही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके रिसर्च से पूछे जा सकते हैं जो आपके सिलेबस में है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय क्या है? देखिए, क्लाइमेट चेंज की बात है। यूनाइटेड नेशन का कौन सा जो यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है कन्वेंशन, इसमें क्लाइमेट परिवर्तन पे सर्वोच्च निर्णय लेने वाला कौन सा बॉडी है यूनाइटेड नेशन का? क्लाइमेट चेंज के लिए एक कन्वेंशन होता है कोप, पार्टियों का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज ये बोला जाता है। ये सर्वोच्च निर्णय लेने वाला इकाई है, इसमें निकाय है। पिछला कोप और आने वाला कोप की मीटिंग कहां होगी ये जरूर ध्यान रखिएगा, वैसे करवाया जा चुका है आपको क्वेश्चन ये। चेलैया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चेलैया कमेटी है, ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, कर सुधार से। भारत सरकार ने जो इंडियन टैक्स सिस्टम है इसमें सुधार के लिए प्रोफेसर राजा चेलैया की अध्यक्षता में एक कर कमेटी बनाई थी। हर महीने जीएसटी बढ़ के कलेक्ट हो रहा है और टैक्स से रिलेटेड ये कमेटी ने रिपोर्ट दी है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इकोनॉमी से एक्सपेक्टेड है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो एनबीएफसी बोला जाता है, ये एक गैर वित्तीय कंपनी है और ये जो 1956 है उस अधिनियम के अकॉर्डिंग ये रजिस्टर्ड है। और ये जो एनबीएफसी है इसके माध्यम से क्या होता है, सरकार है जो लोकल लेवल पे स्थानीय प्राधिकरण है या फिर जो विपणन योग्य जो प्रतिभूति है उनके जरिए शेयर बॉन्ड जारी कर सकती है या सिक्योरिटी दी जा सकती है। आपने देखा होगा बॉन्ड जारी करने का कार्य इसी के जरिए होता है। क्वेश्चन की बात करते हैं, ये एनबीएफसी की बात हो रही है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत पंजीकृत है, ये सही नहीं है। ये जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट है 1956 उसके तहत रजिस्टर्ड है। एनबीएफसी के जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये सही है। देखिए, चाहे वो शेयर मार्केट से हो, अडानी वाला इश्यू हो, एलआईसी वाला इश्यू हो, उनमें सब में कॉमन जो चीज है वो यही है। तो इसको आप जरूर और डिटेल में पढ़िएगा एनबीएफसी को। कंप्यूटर का कीबोर्ड किस में एनकोडेड होता है? कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है ये किस में एनकोडेड होता है? ये
एस का ये है, बी इसका करेक्ट आंसर है। इसकी फुल फॉर्म भी पता होगी आपको, ये बताई हुई है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभी जो बॉर्डर एरियाज है उसमें काफी एक तरीके से स्पीड से उधर है, जो काफी हाई लेवल पे, चाहे वो टनल्स का काम हो, चाहे रोड हो, या इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है बॉर्डर एरियाज में, बहुत तेजी से चल रहा है, चाहे ब्रिज बनाने का हो। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, इसलिए एक ही बार में जितने भी इंपॉर्टेंट पास हैं वो सब इसमें कवर करवा लिए हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। अगर कोई दर्रा पास का क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा, इसके बाहर से चांसेस नहीं है। ये पास जिनको दर्रा बोलते हैं, किससे किसको जोड़ता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, सही सुमेलित है, किससे मैच कर रहा है। फोटुला पास, फोटुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत। देखिए फोटुला दर्रा है, सिक्किम को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, ये लेह को जोड़ता है कारगिल से, लेह को करगिल से जोड़ता है। ये रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा लाहौल और स्पीति को कुल्लू घाटी से जोड़ता है। ये बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में है ये रोहतांग पास। ये कुल्लू घाटी है उस हिमाचल प्रदेश की, उसको लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, ये करेक्ट है। सिपकिला पास, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत। जो सिपकिला पास है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसको तिब्बत से जोड़ता है, जो अभी चीन के पास में, चीन ने कब्जा कर रखा है इस तिब्बत पे, इससे जोड़ता है। जिलेपला पास, जिलेपला पास है, जिलेपला पास सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, तो ये सही नहीं है। लेह लद्दाख के साथ कारगिल से नहीं जोड़ता, ये जोड़ता है सिक्किम को तिब्बत से। इसके अलावा एक नाथुला पास और है, नाथुला पास सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है वो भी। जो लिपुलेख पास है, लिपुलेख पास भी तिब्बत से ही जोड़ता है। उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पे इंपॉर्टेंट पास है वो, एक तरफ उत्तराखंड है, चीन है, नेपाल है, वहां पे है लिपुलेख पास। खारदुंगला है, ये लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा जो मोटर वाहन योग्य दर्रा है वो सियाचिन ग्लेशियर है, ये खारदुंगला लद्दाख को जो सियाचिन से जोड़ता है हमारे पास है। बोमडिला पास ये अरुणाचल प्रदेश में है। इस तरीके के ये इंपॉर्टेंट। एक और बनियाला पास, बनियाल पास है, कश्मीर घाटी को जोड़ता है, ये आउटर हिमालय से। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इसका करेक्ट आंसर बी आएगा, सेकंड और थर्ड सही है। आपको नोट्स दिए हैं उसमें ये पास हैं, जरूर पढ़िएगा। अदरवाइज जितने भी अभी पास बताए हैं आपको, ये सब आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा अगर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखा है तो। अदरवाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अब ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसके साथ सीधे रीड या राइट ऑपरेशन करती है? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये किसके साथ में रीड या राइट ऑपरेशन करती है सीधा? ये रैम के साथ करती है। सीपीयू जो रीड राइट ऑपरेशन करता है वो रैम के साथ करता है। पंचायती राज संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायती राज का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पहले भी पूछे गए हैं। इसे 1992 के 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, उसके माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था। ये बिल्कुल सही है। जो पंचायती राज है उसको 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके ही संवैधानिक बनाया गया था। इसने भारत के संविधान में एक नया भाग 10 जोड़ा है। इसमें ये कह रहा है कि भाग 10 जोड़ा है, इसमें ऐसा नहीं है। इस अधिनियम में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट ऐड किया है, वो है पार्ट 10 नहीं है, पार्ट 9 है। और इसमें देखेंगे तो पार्ट 9 में आता है आर्टिकल 243 से और 243O। तो ये सही नहीं है। इसने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी जिसमें पंचायतों की 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं।
ये बिल्कुल सही है। इसमें जो अमेंडमेंट किया है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ी है पंचायती राज के लिए, जिससे पंचायतों के जो टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें शामिल है। सही कौन सा है? पहला और तीसरा सही है। आंसर क्या होगा इसका? थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भागीदारी अनुसंधान, भारतीय नहीं, भागीदारी अनुसंधान के संदर्भ में। भागीदारी अनुसंधान क्या है? एक पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है, एक तरीके का। ये पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, ये एक रिसर्च, ये जो भागीदारी और जो एक्शन है, पार्टिसिपेट और फिर एक्शन, उस पे ये फोकस करता है, उस पे ये जोर देता है। इसके बारे में गलत कौन सा है? ये ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है, बिल्कुल सही है। पार्टिसिपेट और एक्शन दोनों हैं। ये जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है। लोगों को विशेषज्ञ के रूप में महत्व देता है। इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। अगर ये एकमात्र नहीं लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन करना ही नहीं है। जैसा कि इसमें है भागीदारी और एक्शन, तो सिर्फ ज्ञान का ही नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर है। कई बार ऑप्शन में अगर आपको मिलता है केवल इसी के लिए, तो वहां पे थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा क्वेश्चन को देख के। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या स्टेटमेंट मैचिंग का पूछ लिया जाता है। 1857 की क्रांति में किस किस का क्या पार्टिसिपेट रहा है, किसने कहां से लीड किया है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल से या स्पेशली यूपी से पूछा जाता है। तो इसमें जो झांसी है, फोर्थ वन, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खान एंड फैजाबाद से मौलवी अहमद शाही। ये इसका सही मैच होगा। 1857 को तो हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के, आप जरूर देखिएगा उनको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI पर सम्मेलन भारत की दूसरी बड़ी वैश्विक पहल है। देखिए, जो ISA है वो इंडिया की देन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये हमारी देन है। भारत ने इनिशिएटिव लिया है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। पूरे इंटरनेशनल लेवल का हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। क्वेश्चन की बात करते हैं कौन सा सही है। इसमें पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ISA के बाद अब भारत ने ये और बनाया है, दूसरी बड़ी वैश्विक पहल है भारत की ये, डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है, ये CDRI एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें राष्ट्रीय सरकारें, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसीज, उनके कार्यक्रम या तमाम जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं या और भी जो IMF जैसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या जो प्राइवेट क्षेत्र के जो रिसर्च और एजुकेशन से रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब की भागीदारी को इसमें शामिल किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? एक तो क्लाइमेट और एक जो आपदा आ जाती है, जैसे हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया तुर्की में, जो आ गया था उसकी वजह से, भूकंप की वजह से, कई बार कई जगह सुनामी आ जाती है, तो ये आपदा है। इनसे निपटने के लिए ये और क्लाइमेट से, दोनों के लिए भारत की ये पहल है और भारत ने ये इनिशिएटिव लिया है, CDRI शुरू किया है, जिसमें वर्ल्ड लेवल के, ग्लोबल लेवल के सभी इंटरनेशनल संगठन होंगे। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी भी शामिल की है, वर्ल्ड बैंक, IMF, इस तरीके की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं ये भी शामिल किए हैं, फाइनेंशियल बॉडीज जो सब शामिल किए। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट एक्सीलेटर फंड केवल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पहल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम की क्षमता में सुधार करने में मदद करता है। देखिए, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ संयुक्त राष्ट्र का जो विकास कार्यक्रम उसकी पहल है। संयुक्त राष्ट्र में एक आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय और है,
उन दोनों की पहल है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। CDRI की ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भारत ने जो कॉप था, शायद कॉप 15 में की थी या 16 में, आप पढ़िएगा उसको जरूर, या कॉप 21 था, 2015 में वो था, वो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें की थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी शुरुआत। अभी ये किया है CDRI, तो इसमें क्या ध्यान रखना आपको, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में। और अभी इसमें कितने देश शामिल हैं, किए हैं, अभी पोजीशन है इसकी, इसमें टोटल अभी तक 31 कंट्रीज, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 2 प्राइवेट जो निजी ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी इसमें शामिल हुए हैं, आगे जाके इसमें और बढ़ते रहेंगे। सही है, केवल पहला ही सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कितने इसमें से सही मैच कर रहे हैं, कितने पेयर्स सही मैच कर रहे हैं। देखिए तवांग मठ है, तवांग मठ कहां पे है, तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में, ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़े जो बौद्ध मठ हैं उनमें से एक है। और यहाँ पे एक और चीज है, जो नामदफा नेशनल टाइगर रिजर्व है वो यही है। कामाख्या मंदिर, कामाख्या है, कामाख्या देवी का मंदिर है, ये उड़ीसा में नहीं है, ये सही नहीं है, ये आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क, इसे पास में ही है, मौजूली आइलैंड है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। नोहक लिकाई वाटरफॉल, नोहक लिकाई वाटरफॉल कहां पे है, ये सेकंड वन गलत था। नोहक लिकाई वाटरफॉल है, ये त्रिपुरा में नहीं है, मेघालय में है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जुकोव घाटी कहां पे है, जुकोव घाटी नागालैंड। तो इसमें केवल पहला और चौथा भी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये पूछ लिया जाता है कई बार। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है जो नागा जनजातियों के बीच में लोकप्रिय है, ये पूछा जाता है कई बार। जुको घाटी या जुकू घाटी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पे है, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में है। कृषि प्रणाली अनुसंधान निदेशालय कहां पे है, ये मेरठ में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये भोपाल में है। एंड नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च ये झांसी में है। आपके एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है एग्जाम में। निम्न में से कौन एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है, इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है। देखिए जो CPU है ये नेटवर्क डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ये है नर्मदा रिवर, अरब सागर में गिरने से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन राज्यों से होकर बहती है। और ये कहां से निकलती है, अमरकंटक के पठार से निकलती है। विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज ये दोनों रेंज जहां मिलती है उसको बोलते हैं मैकाले रेंज, मैकाल रेंज बोलते हैं, मैकाल रेंज। और ये मैकाल रेंज है यही अमरकंटक है।
इसकी हाईएस्ट पीक है मैकाल रेंज की, सबसे ऊंचा जो पीक है वो है अमरकंटक, यहीं से नर्मदा नदी निकलती है। बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये उल्टी इस बोले या पश्चिम की तरफ, क्योंकि ज्यादातर रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाती है वेस्ट टू ईस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट बहती है। उसकी वजह है ये इन दोनों की वजह से, जो ये रेंज है इन दोनों रेंज की वजह से ये एक भ्रंश घाटी बन जाती है रिफ्ट वैली, और इस रिफ्ट वैली में बहने की वजह से फिर इसको ये रास्ता इधर ही मिलता है। इस तो पूछा जाए अगर किस लिए पश्चिम बहती है, रिफ्ट वैली की वजह से। 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष पेश किया गया था? जो मौलिक कर्तव्य है इनको किस वर्ष पेश किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट वन आएगा। एक स्वर्ण सिंह कमेटी हुई थी 1976 में, ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था। इसी में एक कमेटी थी, ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, स्वर्ण सिंह समिति का। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे ही 1976 में ये संशोधन किया गया था, जिसमें जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो ऐड किए गए थे। शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी एज पर 42nd अमेंडमेंट, लेकिन बाद में 2002 में इसमें 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड किया, और इसमें एक और ऐड कर दी गई 11वीं अनुसूची, और वो थी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको राइट टू एजुकेशन, जो एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी इसमें ऐड की गई। निम्नलिखित नदियों और उनके स्रोत, वितरण, सहायक संयोजनों, युग्मों पर विचार कीजिए। रिवर, उनका सोर्स क्या है, यह किसकी ट्रिब्यूटरी है, कहां से डिस्ट्रीब्यूटरी है? सतलज रिवर सतलज रिवर है, ये चीन के तिब्बत एरिया से निकलती है। चीन ने जो कब्जा कर रखा है तिब्बत, वहां से निकलती है। कैलाश पर्वत के पास में ये राकस झील है, यहां से निकलती है, जो मानसरोवर झील के आसपास ही है। कैलाश मानसरोवर जो बोला जाता है, कैलाश पर्वत है, मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पास में ही ये राकस झील है, तिब्बत एरिया में है, वहां से सतलज रिवर निकलती है। ये स्टेट, ये सही है। नर्मदा का अभी हमने डिस्कस किया, ये अमरकंटक से, जैसे मैंने बताया आपको, सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज जहां मिलती है, ये मैकाल रेंज है, और यहीं से अमरकंटक इसके हाईएस्ट पीक है, वहां से ही नर्मदा रिवर निकलती है। गोमल सिंधु की ये ट्रिब्यूटरी है, सहायक रिवर है गोमल सिंधु रिवर की। और ये कहां पे है? ये गोमल है, ये जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस एरिया में है। तो ये तीनों ही करेक्ट है। देखिए, आप लाइक जरूर करके जाइएगा वीडियो को, आप लाइक नहीं करते हैं मजा नहीं आता है। पूंछी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आयोग ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट सबमिट की है, पूंछी आयोग ने, इसलिए ये चर्चा में है। ये 2007 में, अप्रैल 2007 में इसका गठन किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, सीजेआई थे, मदन मोहन पूंछी, उनकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने 2007 में, जो सीजेआई थे, पूर्व सीजेआई मदन मोहन पूंछी, उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया था। इसमें क्या था कि आयोग ने ये अभी इसकी 7 खंडों में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसकी है जो 2017 में, अप्रैल में, नवंबर 2017 में, मई 2018 में, मार्च 2010 में, इस तरीके से ये अभी तक अलग अलग खंड में कई बार है जो ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुका है। और ये किस मामले में बिठाया है ये कमीशन, इसकी जो सिफारिशें हैं किस बारे में है? एक तो राष्ट्रीय एकता परिषद होनी चाहिए, आंतरिक मामलों की सुरक्षा के लिए अमेरिका में है एक, जैसे ही यहाँ पे एक राष्ट्रीय एकता परिषद होनी चाहिए। दूसरा,
आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 में संशोधन, समवर्ती सूची के जो विषय हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती है उनमें क्या परामर्श विचार होना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति को लेके कि मुख्यमंत्री का मत होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया क्या है, इन सभी मामलों पे ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं और ये अलग अलग टुकड़ों में रिपोर्ट सबमिट करे। आयोग द्वारा नियुक्ति सरकार द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी, ये तो सही है। इसने राज्यपाल का चयन करने के लिए एक समिति की सिफारिश की जिसमें केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष शामिल हैं। ये स्टेटमेंट नहीं, ये रह गया। इसने राष्ट्रीय एकता परिषद के गठन की सिफारिश की, ये भी सही है। इसने राज्यपाल को लेके ये सिफारिश की है तीसरी वाली की भाई इसमें जो राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है उसमें केवल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और जो लोकसभा अध्यक्ष है वो शामिल होने चाहिए। ऐसा इसका कमेंट इसने आयोग ने सिफारिश नहीं की है। आयोग ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लोकसभा अध्यक्ष है, ये तो सही है, लेकिन उस राज्य का मुख्यमंत्री भी शामिल होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर भी शामिल हो सकता है, होना चाहिए नहीं। कमेटी कोई आदेश नहीं देती, रिकमेंडेशन देती है कि शामिल किया होना चाहिए, हो सकता है। या राज्य के मुख्यमंत्री का भी मत क्या है उस पर एक और दिया है इसमें कमेटी ने अपनी राय कि राज्यपाल को अपनी नियुक्ति से कम 2 साल पहले राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे पहले मलिक साहब, फिर मेघालय के बने तो गवर्नर थे जब तक तो ये कुछ नहीं कह रहे थे, और अभी है जो ये काफी सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं गवर्नमेंट पे। सच्चाई क्या है ये जाने, लेकिन अगर राज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है तो उस पे है तो आपको 2 साल पहले जिसने राजनीति छोड़ दी हो उसको बिठाया जाना चाहिए, ये भी इन्होंने रिकमेंड किया है। राजनीति के लिए आदमी किसी भी लेवल पे चला जाता है। फर्स्ट और सेकंड ही सही है। अब जो हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है और जिस पे क्वेश्चन आएगा, आप ये मान के चलिए कोई भी पेपर बनाए G20 पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। जो G20 के बारे में सब हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। कौन से G20 के सदस्य हैं इनमें से? G20 19 देश और यूरोपियन यूनियन, ये है G20। इसका हम कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि आपसे गलती नहीं हो बिल्कुल। इसमें आपके 2 नंबर ये बचे रहे हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन, ये इसमें टोटल ये शामिल है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका ये शामिल है, ईरान, मलेशिया ये नहीं है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा, और यूजफुल है ये बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।